एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है अरेनियस कॉन्सेप्ट। क्या आता है हमारे पास? अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस की अगर हम बात करें तो अरेनियस हमारे पास में क्या कहता है? अरेनियस कॉन्सेप्ट हमें एसिड और बेस को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो बोलता है कि हमारे पास में एसिड कौन होता है? एसिड होता है हमारे पास में जो H+ डोनेट करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। जो क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे बेस की, तो बेस के लिए उसने क्या कहा? बेस के लिए इसने कहा जो क्या करेगा? OH- आयन डोनेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास HCl मान लीजिए, HNO3 मान लीजिए, या फिर H2SO4 मान लीजिए। ये लोग क्या करते हैं? ये सारे के सारे एसिड क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में किस तरीके से डिसोशिएट हो जाएंगे? H+ दे देंगे और Cl- क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसमें भी H+ रिमूव हो जाएगा और नाइट्रेट आयन मिलेगा हमें, यहाँ पर भी सल्फेट आयन मिलेगा और 2 H+ आयन हमें मिलेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा? ये क्या होंगे हमारे पास में? अरेनियस एसिड। इसी की जगह अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास में क्या होगा? OH- डोनर होंगे। OH- डोनेट करेंगे जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो KOH हो गया, NaOH हो गया। ये सब क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में OH- आयंस देते हैं। अगर NaOH की बात करें तो NaOH किस तरीके से डिसोशिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में? Na+ और OH- के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होता है। तो ये भी क्या दे रहा है आपको? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन दे रहा है। तो OH- आयन दे रहा है, तो ऐसे वाले बेसिस को आप क्या कहेंगे? अरेनियस बेस। क्या कहेंगे आप? अरेनियस बेस। ठीक है, ये तो हमारे पास में अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें यहीं पे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड की, तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने हमें ये कहा, उसने हमारे पास में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने इसने भी एसिड और बेस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। इसने भी अपनी अलग एक डेफिनेशन दी एसिड के लिए, और बेस के लिए भी इसने क्या दिया? अपनी एक अलग डेफिनेशन दी। अब इसने ये कहा कि अगर हमारे पास में कोई एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट ना हो, जैसे कि अरेनियस ने कहा, अरेनियस और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल था? एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एप्लीकेबल था। लेकिन मान लीजिए हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो बिना पानी के आप एसिड और बेस को अरेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे पास में फिर कौन आ गया? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने हमारे पास में क्या कहा? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड वो होंगे जो क्या होंगे? प्रोटॉन डोनर होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन डोनर होंगे। और बेस कौन होंगे? जो प्रोटॉन क्या होंगे? एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। ठीक है, और अरेनियस दूसरी जगह कहाँ फेल हुआ था? उसने ये कहा था कि बेस हमारे पास में क्या होंगे? OH- डोनर होंगे। लेकिन अगर किसी बेस के अंदर आपके पास में कोई भी OH- आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या वो बेस नहीं कहलाएगा? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया। क्या होता है हमारे पास? बेस होता है। अमोनिया क्या होता है? बेस होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी OH- आयन प्रेजेंट नहीं है। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कभी भी कोई OH- आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया हमारे पास में? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि बेस हमारे पास में कौन होंगे? जो H+ आयन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो मान लीजिए जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास में क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्रोटॉन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में? NH4 पॉजिटिव। तो इसको हमने क्या कह दिया? ये क्या हो गया हमारे पास में? ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास में? ब्रॉन्स्टेड बेस। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर हमारे पास में क्या है? H+ आयन डोनर है। H+ डोनर है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एग्जांपल है HA, कोई एसिड है हमारे पास में, ये डिसोशिएट हुआ और क्या दे दिया इसने? H+ और A-। इसी की जगह पर इसको हमने क्या कह दिया? यहाँ पर एसिड कह दिया। इसको हमने क्या कहा? एसिड। और इस एसिड का बनने वाला जो नेगेटिव आयन वाला पार्ट है, उसको हमने क्या कह दिया? कॉन्जुगेट बेस। इसको हमने क्या कह दिया? कॉन्जुगेट बेस कह दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस इसे कह दिया। अब ये HA क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है H+ और A- के अंदर। तो यहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेटली क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने क्या किससे नाम दिया है? Ka से। और इसी Ka को हम क्या कहते हैं? इसी Ka को हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी Ka को क्या कहते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka क्या होता है? बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हम बात
बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में Ka है, ठीक है, क्या है हमारे पास Ka है, तो Ka बेसिकली हमारे पास में क्या बताता है, एसिड की क्या स्ट्रेंथ है, जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही हमारे पास में एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसिड क्या हो गया हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, ठीक है। मान लीजिए कोई एक एसिड है Ha, कोई एसिड है Hb और कोई एसिड है Hc। इसकी Ka की वैल्यू है हमारे पास में 10⁻⁻², इसकी वैल्यू है 10⁻⁻3, इसकी Ka की वैल्यू है 10⁻⁻4। तो अगर हम एसिडिटी को कंपेयर करें तो तीनों में से एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी Ka की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में सबसे ज्यादा। अगर इन तीनों के अंदर हम बात करें तो Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके अंदर है, इस फर्स्ट वाले में Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो Ka की बात करें तो Ka का कंपैरिजन क्या हो गया, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फिर क्या हो गया हमारे पास में लास्ट थर्ड। तो ये हो गया हमारे पास में Ka का ऑर्डर। अल्टीमेटली इसी को हमने क्या कहा, एसिडिटी का ऑर्डर, इसी को हमने क्या कह दिया, एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर इस एसिडिटी को जब भी आप देखेंगे एसिडिटी कंपेयर करने के लिए जो भी ऑर्डर आएगा एक्सपेरिमेंटल, वो कभी भी आपको Ka की वैल्यू में नहीं मिलेगा, वो किसकी वैल्यू में मिलेगा, आपको pKa की वैल्यू में मिलेगा, ठीक है। क्यों pKa की वैल्यू में मिलेगा, एक्चुअल में ये 10 की पावर्स में होती है और pKa वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में एक होल नंबर वैल्यू होती है। होल नंबर वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है, ठीक है। तो pKa क्या होता है, बेसिकली pKa हम कैसे निकालते हैं, pKa होता है हमारे पास में माइनस लॉग ऑफ K, क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K। तो pK है बेसिकली, अगर मान लीजिए K इसका कितना है 10⁻⁻², इसका pK अगर आप निकालने जाएंगे तो pK कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻², ठीक है। और आपको पता है जब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के अंदर लॉग 10 की जो भी पावर होती है लॉग के अंदर वो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 पावर आगे आ गई और फिर हम क्या लिखेंगे, log 10, और log 10 हमारे पास में क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, pK 2 आ गया, pK कितना आ गया हमारे पास में 2। तो इस वाले एसिड के लिए हमारे पास pK कितना आ गया 2, इस वाले के लिए pK कितना आ गया हमारे पास में 3 और इसके लिए pK कितना आ गया हमारे पास में 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब pK बेसिकली क्या है हमारे पास में, pK हमें बताता है बेसिसिटी के बारे में, इसके बारे में बताता है हमें बेसिसिटी के बारे में। जितना ज्यादा K होगा उतना ही कम क्या होगा हमारे पास में pK। इसका मतलब अगर K और pK का हम रिलेशन निकालें तो K और pK का हमारे पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसी से ही आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए अभी तक हमने एसिड और बेस पढ़ा, एसिड और बेस के अंदर हमने देखा एक बार एक साइंटिस्ट ने बताया कि H+ हमारे पास में एसिड क्या होंगे जो H+ डोनेट करेंगे और बेस क्या होंगे जो OH- डोनेट करेंगे। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि एसिड क्या होंगे जो प्रोटॉन डोनर होंगे और बेस क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास में कॉन्सेप्ट, मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना ही OH- हो ना ही H+ हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या आता है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी के अंदर लुईस ने सारी की सारी कहानी किसके थ्रू बताई थी, हमेशा इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताई थी। किसके टर्म्स में इसने डील किया था चीजों को, इसने डील किया था हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसने बताया एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, क्या बताया, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। अब हमने देखा कि एसिड और बेस के अंदर इसने डिफरेंशिएट किया। एसिड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट बताए थे किसने, लुईस ने बताए थे। लुईस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि मैं एसिड को बताता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीजें आ गई, ठीक है। अब सारी चीजें को कंपाइल करना है हमें और बताकर लेकर आना है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर हमारे पास में क्या होगा। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए मान लीजिए मेरे पास में कोई एसिड है, ये एसिड डिसोशिएट होता है H++ A- के अंदर, और हमें बताया अगर हमने इसको एसिड कहा तो इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस, क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर ये H
जितना जल्दी H+ कौन दे सकता है, H+ सबसे जल्दी डोनेट कौन करेंगे, जितना ही स्टेबल ये वाला आयन होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। मान लीजिए Ha से जब ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये बनना चाहेगा, अगर ये बनना चाहेगा तो ये H+ देना चाहेगा, अगर H+ देना चाहेगा तो उतना ही क्या होगा, उसका Ka ज्यादा होगा, जितना Ka ज्यादा होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी, उस आयन की ज्यादा होगी, उस एसिड की क्या होगी, ज्यादा। तो हमें अगर बताना है कि अगर किसी भी 3 से 4 करस्पॉन्डिंग एसिड्स प्रेजेंट हैं, उनकी एसिडिटी अगर हमें बतानी है तो उस एसिडिटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किसकी बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इसके ऊपर कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास इसको पढ़ने के लिए कुछ रूल्स है। क्या पढ़ेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ रूल है, इसी रूल को इसी नंबर से लगाना है, तभी आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अब मान लीजिए पहला फैक्टर है हमारे पास में, फर्स्ट फैक्टर है, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, साइज, ठीक है। साइज को आप कैसे कंपेयर करेंगे, जब भी आपके पास में कोई भी कॉन्जुगेट बेस बना, वो कॉन्जुगेट बेस अगर सेम ग्रुप का है, किसका है, अगर वो सारे के सारे किसके हैं, सेम ग्रुप के, तो आपको पता है ग्रुप के अंदर हमेशा साइज क्या करती है, डोमिनेट करती है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा फैक्टर में इंक्रीज होती है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना लार्ज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा कौन डोमिनेट करता है, साइज डोमिनेट करती है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसलिए हम हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हमेशा साइज को प्रेफरेंस देंगे। और हमारे साइज को प्रेफरेंस देने का मतलब एसिडिटी हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम साइज के बेसिस पे देख रहे हैं, साइज के बेसिस पे कैसे डिपेंड करेगी, साइज की क्या होगी, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा। मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस तैयार की, इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस F-, यहाँ पर आ गया Cl-, यहाँ आ गया Br-, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास में I-। तो ये सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस है, सारे के सारे किसके हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के है ना, कौन से ग्रुप के हैं, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। तो इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये। तो करस्पॉन्डिंग एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी हमारे पास, HI की, फिर हो जाएगी हमारे पास में HBr की, उसके बाद हो जाएगी हमारे पास HCl की, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा हमारे पास में, HF, ठीक है। अब हमें देखना है, ये था हमारा पहला ऑर्डर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम सेकंड रूल के ऊपर चले, रूल नंबर सेकंड, तो रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड हमें कहता है कि अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको कहाँ चेक करेंगे आप, सेम पीरियड के अंदर, कहाँ चेक करेंगे, सेम पीरियड के अंदर, ठीक है, सेम पीरियड के अंदर चेक करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास में सेम पीरियड है तो हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज तो डिक्रीज होती है, पर इतनी सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं होती जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम सेम पीरियड की बात करें तो हमेशा कौन डोमिनेट करता है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है किसके ऊपर, साइज के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्जुगेट बेस पे कैसे डिपेंड करेगी। अब हमें पता है कॉन्जुगेट बेस क्या था हमारा, नेगेटिव आयन स्पीशीज की, और नेगेटिव आयन मतलब नेगेटिव चार्ज हमें पता है कि कहाँ स्टेबल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। कहाँ स्टेबल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। इसका मतलब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा हमारे पास में, स्टेबल होगा, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में है, एक है हमारे पास में मीथेन, दूसरा है हमारे पास में अमोनिया, तीसरा है हमारे पास वाटर, और लास्ट है हमारे पास में HF।
अगर यहाँ एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है तो हमने क्या किया, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाया। इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया हमारे पास CH3 माइनस, इसका आ गया हमारे पास में NH2 माइनस, इसका आ गया हमारे पास में OH माइनस और इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया हमारे पास में F माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेसिस आ गए। इन कॉन्जुगेट बेस की हमें क्या करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये सारे के सारे आयंस हमारे कौन से पीरियड के आए हैं, सेकंड पीरियड के। कौन से पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड के हैं। तो हमने देखा जब सेम पीरियड के एलिमेंट होंगे तो हमेशा कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। कितनी होती है, 4.0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, फ्लोरीन, फिर हो गया ऑक्सीजन, फिर हो गया नाइट्रोजन वाला और फिर कौन हो गया, CH3 वाला। तो इसका मतलब एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेम यही आएगा। एसिडिटी क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा HF की, फिर हो जाएगी हमारे पास वाटर की, उसके बाद हो जाएगी हमारे पास में अमोनिया की और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा किसकी, मीथेन की। ठीक है, ये तो हमारे पास में दो रूल्स। अब आएंगे हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिक वाले रूल्स। ठीक है, जैसे कि रेजोनेंस हो गया, हाइपरकॉन्जुगेशन हो गया और हमारे पास में क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। ठीक है, तो तीसरे नंबर के रूल पर आप क्या देखेंगे, तीसरे नंबर पर देखेंगे या तो आप मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। क्या देखेंगे, मेसोमेरिक और रेजोनेंस। ठीक है, मेसोमेरिक और रेजोनेंस के अंदर भी आप क्या देखेंगे कि आपके पास में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में मान लीजिए अगर रेजोनेंस से भी आपका आंसर ना आए तो फिर आप किस पे चलेंगे, चौथे फैक्टर पे, जो कि क्या होगा आपका हाइपरकॉन्जुगेशन। हाइपरकॉन्जुगेशन में भी कौन सा वाला हाइपरकॉन्जुगेशन, नेगेटिव वाला हाइपरकॉन्जुगेशन। इसका मतलब कौन सा वाला, -H वाला। अगर यहाँ से भी आपका आंसर ना आए तो लास्ट वाला फैक्टर है आपके पास में इंडक्टिव। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला, नेगेटिव चार्ज कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को माइनस वाला ही स्टेबलाइज करेगा। जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास में स्टेबिलिटी क्या होगी कॉन्जुगेट बेस की ज्यादा। अब आपके पास में मेसोमेरिक और रेजोनेंस में भी कौन सा इफेक्ट होगा, -M या फिर -R वाला क्या करेगा, इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे पास में हो सकते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के। सबसे पहला काम एसिडिटी के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस तैयार करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे कि कॉन्जुगेट बेस कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो भी कॉन्जुगेट बेस आपके पास में प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास में मान लीजिए ये एग्जांपल्स है कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस बीटा वाले हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाया, इसे हटाया, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाया और इसे हटाया, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ कॉन्जुगेट बेसिस थे, इन तीनों में से जो भी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, दो जगह मतलब दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। ये वाला कॉन्जुगेट बेस सिर्फ किससे, एक ही साइड से कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। और ये वाला तो कैसा है हमारे पास में, लोकलाइज्ड है। कैसा है ये, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला हो गया, गामा वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बीटा वाला हो गया और फिर कौन सा वाला हो गया हमारे पास, अल्फा वाला हो गया। तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, गामा वाले की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है और यही क्या हो जाएगी हमारे पास में, एसिडिटी भी। समझ गए। इसके बाद हमारे पास मान लीजिए ये है, यहाँ पर हमने क्या किया, HX को हटाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, Y वाले हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस Z वाले को हटाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीनों में से नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा आपके पास में सबसे ज्यादा एसिडिक। ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, दोनों साइड में कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड के कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर क्या है, ये एक साइड से स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पर भी क्या है, आप ये एक साइड से स्टेबलाइज्ड है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कौन हो गया आपके पास में, HY सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ दोनों में रेजोनेंस है तो बराबर स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, Z की साइड में एक प्लस आई इफेक्ट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो प्लस आई हमेशा नेगेटिव चार्ज ये है, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, प्लस आई से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू X। तो फिर कौन आ जाएगा आपके पास में, X।
और लास्ट में कौन आ जाएगा आपके पास में Z। तो ये क्या हो गया आपका एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात करें तो भी हमारे पास में यही है, और एसिडिटी की बात करें तो भी हमारे पास में क्या होगा, कुछ इसी तरीके से होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या किया, हमारा कॉन्जुगेट बेस बना, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बना, और यहाँ पर हमारा क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बना, ठीक है। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, ये क्या कर रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन करके कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ये तो सबसे कम स्टेबलाइज्ड, यहाँ कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में एरोमेटिक। एरोमेटिक स्पीशीज कौन सी होती है, जो क्या करेगी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगी। और एंटी एरोमेटिक क्या होगी, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगी, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक क्या होगी आपके पास में, जो दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को क्या कर दे, फुलफिल नहीं करे, मतलब या तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन ना हो या फिर प्लेनर ना हो मॉलिक्यूल, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा खराब, मतलब सबसे ज्यादा कम स्टेबलाइज होता है, सबसे कम स्टेबलाइज होता है एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आ गया आपका एसिडिटी का ऑर्डर भी, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, एक है हमारे पास एसिटिक एसिड और एक क्या है हमारे पास में फिनोल, ठीक है। तो ये दो स्पीशीज है, यहाँ पर हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर एसिडिटी की बात करें तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। यही होगा। दोनों में हमने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस बना लिया, दोनों में हमने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट बेस तैयार कर लिया, ठीक है। दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज जो भी कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो ही एटम के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कितने एटम्स पे डीलोकलाइज्ड है, इस तरीके से ये जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ क्या होगा, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि यहाँ पर कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए थी आपके पास में, फिनोल की ज्यादा होनी चाहिए थी, और ये जो हमारे पास में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है उसकी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है हमारे पास, एसिडिटी ज्यादा होती है हमारे पास में एसिटिक एसिड की एज कंपेयर टू फिनोल के। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ये ऑर्डर क्यों नहीं मिलता आपको, ये ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि यहाँ पर भले ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, बनाकर देखते हैं, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे डीलोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज किस पे डीलोकलाइज्ड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। और ऐसे स्पेसिफिक रेजोनेंस को जिसके अंदर सारे के सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे डीलोकलाइज्ड हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो, ऐसे पर्टिकुलर रेजोनेंस टाइप को आप कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और ऐसा रेजोनेंस हमेशा नॉर्मल रेजोनेंस से क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास फिनोल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट होगा, कार्बन के ऊपर भी जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी जनरेट होगा। तो कार्बन के ऊपर, और कार्बन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऐसे वाले रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कौन सा होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसीलिए एसिडिटी ज्यादा किसकी होती है, एसिटिक एसिड की एज कंपेयर टू फिनोल के। कॉन्जुगेट बेस भी किसका ज्यादा स्टेबल होगा, एसिटिक एसिड का एज कंपेयर टू फिनोल के। इसीलिए हमें यहाँ पर pKa वैल्यू कुछ मिलती है 10 के अप्रॉक्स, और यहाँ पर हमें pKa वैल्यू मिलती है कुछ 5 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसका pKa का अगर हम ऑर्डर लिखे तो फिनोल ज्यादा है एसिटिक एसिड से, तो Ka किसका ज्यादा हो जाएगा, एसिटिक एसिड का।
किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के कंपैरिजन में। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, एसिटिक एसिड की एज कंपेयर टू फिनॉल की, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में, कुछ आपने एक बहुत ही अच्छे से कंपाउंड का नाम सुना होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, इसकी एसिडिटी की बात करें, तो ये होता है हमारे पास में ये फिनॉल, ये है हमारे पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये है हमारे पास में क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल। इनके एसिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये कॉन्जुगेट बेस बनाया, ये कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे माइनस एम माइनस आर वर्क करते हैं, इसका माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, और क्या लग रहा है, माइनस आई। यहाँ पर भी क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई, यही लग रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के अंदर अगर हम देखें तो माइनस एम तो ऑर्थो और पैरा पे सेम एक्सटेंट में लगता है, लेकिन माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो डिस्टेंस डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्थो क्या है, पास में है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज को क्या करना चाहिए था, ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग एसिडिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए था आपके पास, एसिडिटी का ऑर्डर आना चाहिए था ऑर्थो की ज्यादा पैरा के कंपैरिजन में, लेकिन ये ऑर्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, ऑर्डर आपको मिलता है पैरा का ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू ऑर्थो के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा क्यों मिलता है आपको, ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो ये OH प्रेजेंट है, ये जो OH प्रेजेंट है, ये OH कहाँ इन्वॉल्व रहता है, इस तरीके से ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है, और ये 6 मेंबर की स्टेबल कीलेट रिंग बनाता है। इस वजह से ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पकड़ कर रखता है, इस हाइड्रोजन को लूज नहीं होने देता, छोड़ता नहीं है आसानी से। इस वजह से इसकी एसिडिटी स्लाइटली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, पैरा वाले की बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो pKa वैल्यू होगी, pKa वैल्यू दोनों में से ज्यादा किसकी आनी चाहिए थी, एसिडिटी किसकी ज्यादा है हमारे पास में, पैरा वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो वाले के। ऑर्थो वाले की pKa वैल्यू लगभग आपको दिखाई देगी कितनी, 7.23 के आसपास, और यहाँ पर आपको pKa वैल्यू दिखाई देगी कितनी, 7.15 के आसपास, ठीक है। तो जिसकी pKa की अगर हम बात करें तो pKa क्या है हमारे पास में, ऑर्थो का ज्यादा एज कंपेयर टू पैरा के, तो K किसका ज्यादा हो जाएगा हमारे पास में, पैरा वाले का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो के, और K ही हमारा क्या होता है, एसिडिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमारे पास में एसिडिटी के, ठीक है। इस तरीके से हम एसिडिटी को कंपेयर करेंगे, ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स थे हमारे